हेलो दोस्तों, आज मैं एक बार फिर आपके साथ हूँ अपने चैनल रचनाज जीके व्लॉग्स फ्रॉम ट्रैवल टू एजुकेशन एंड वेलनेस। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को देखिए और उन्हें लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैंने अभी आपके साथ नो योर इंग्लिश के तहत वंस इन अ ब्लू मून ईडियम पर भी अपनी बात को शेयर किया था। उसको भी देखिएगा ज़रूर और लाइक और शेयर कीजिएगा। उसके साथ ही साथ जब कल चंद्रयान के बारे में हम लोग देख रहे थे तो देखा था हम लोगों ने कि हमारे प्रधानमंत्री जी ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए जोहान्सबर्ग गए हुए हैं और वहाँ से उन्होंने हमारे साइंटिस्ट को विश किया था। तो मुझे ये लगा कि मैं आपके साथ ब्रिक्स पर भी कुछ बातें शेयर करूं। ब्रिक्स यानी BRICS, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये एक एक्रोनिम है जो इन 5 देशों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑल्दो जब ब्रिक्स का निर्माण हुआ था तब ये ब्रिक था, ब्रिक्स नहीं था, यानी इसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था। और इसका निर्माण हुआ था 2001 में, 2001 में गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट थे, उनके द्वारा इसके निर्माण की बात अपने एक पेपर में कही गई थी जिसमें उन्होंने ग्लोबल डेवलपिंग इकोनॉमीज़ की बात की थी। 2010 में साउथ अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया गया। इसका निर्माण क्यों हुआ? इसका निर्माण आप देख रहे हैं कि 2001 में हुआ, यानी ग्लोबलाइजेशन के बाद इसका निर्माण हुआ। 1991 में भूमंडलीकरण आरंभ हुआ और उसके साथ हम देखते हैं कि सभी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उन्होंने अपने मार्केट्स को ओपन किया। डेवलप्ड कंट्रीज़ के सामान वहाँ पर जाने लगे उन मार्केट्स में, और ये समझा गया था कि जब डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने मार्केट्स खोलेंगी सामानों के लिए तो उसी तरीके से एक समय आने पर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो भी अपने दरवाजे खोलेंगी उन वस्तुओं के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादा है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या ज़्यादा था? तो वहाँ पर मैन पावर ज़्यादा थी, वहाँ पर लेबर फोर्स ज़्यादा था। तो रिसोर्सेज तो डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ले लिए और सामान बना बना के डेवलपिंग कंट्रीज़ में भेज दिया। मार्केट में हमारे विदेशी सामान दिखने लगे, विदेशी ब्रांड्स। लेकिन जब बारी आई डेवलप्ड कंट्रीज़ के अपने मार्केट्स को खोलने की तो वहाँ थोड़ी हिचकिचाहट शुरू हो गई। और WTO और उसकी जो प्रेडिसेसर संस्थाएं थी उनमें बोलबाला डेवलप्ड कंट्रीज़ का ही था। वहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपनी बात कहना थोड़ा मुश्किल था। जैसे यूनाइटेड नेशंस में था, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी उनके लिए अपनी बात कहना, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जिन्हें कहते थे। तो उसी तरीके से WTO में भी, विश्व व्यापार संगठन में भी ऐसी मुश्किलें आ रही थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए दिक्कतें पैदा कर रही थी, चाहे वो सब्सिडी का मामला हो या फिर जैसा हमने देखा कि मार्केट को ओपन करने की बात हो, या जो तरह तरह के नियम थे एनवायरनमेंट के नाम पर हो, चाहे वो लेबर के नाम पर हो, उनके नाम पर काफ़ी दिक्कतें डेवलपिंग कंट्रीज़ को फेस करनी पड़ रही थी क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी की भी कमी थी। और तो इन देशों के द्वारा अपनी कॉमन समस्याओं को देखते हुए और अपने कॉमन गोल को देखते हुए, जो कॉमन गोल था अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाना, उसको देखते हुए इन्होंने साथ आना उचित समझा। और गोल्डमैन सैक ने अपनी रिपोर्ट निकाली ही थी और उसके बाद 20 सितंबर 2006 को व्लादिमीर पुतिन ने सर्वप्रथम ब्रिक कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर की बैठक को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो सेशन न्यूयॉर्क में हो रहा था उसके साइड लाइन में बुलाया, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर
और भारत के डिफेंस मिनिस्टर शामिल हुए। 2009 में ब्रिक की पहली बैठक रशिया में हुई और 2010 में साउथ अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया गया। और अभी जो बैठक हो रही है जोहान्सबर्ग में, वो 15वीं बैठक है। और अभी तो ये पढ़ने में आ रहा है कि 40 और देश तैयार खड़े हुए हैं ब्रिक्स में शामिल होने के लिए। ऑल्दो गोल्डमैन सैक्स जिसने इसका आइडिया दिया था, उसने इसे राइट ऑफ कर दिया था। 2010 के बाद 10 में तो जो इकोनॉमिक इनकी ग्रोथ थी ब्रिक्स कंट्रीज़ की, वो बहुत अच्छी रही। लेकिन उसके बाद जो राइजिंग ऑयल प्राइसेस थे और इसके अलावा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी, उसकी वजह से इन देशों की इकॉनमीज़ को भी नुकसान पहुंचा था। और इसलिए 2015 तक आते आते गोल्डमैन सैक्स ने जो एक फंड क्रिएट कर रखा था ब्रिक्स देशों के सहायता के लिए, उसको उन्होंने बंद करना उचित समझा। लेकिन अभी तक ब्रिक्स देश मजबूत हो चुके थे और उन्होंने अपना एक रोड मैप भी तैयार कर लिया था। और 2050 में ब्रिक्स जो देश हैं वे विश्व की अर्थव्यवस्था के शीर्ष पर होंगे, ऐसा वो मान रहे थे, ऐसा कहा जा रहा था। और लग भी रहा था क्योंकि चीन तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया था, भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। तो थोड़ा ये आसान दिखाई दे रहा था कि ऐसा किया जा सकता है। तो 2050 के इस गोल के साथ इन देशों ने अपने विकास के काम को किया। और आपके साथ मैं कुछ डेटा भी शेयर करूंगी जिसमें आप देखेंगे कि इन देशों में कैसे विकास के बहुत सारे जो इंडिकेटर्स हैं उन पर काम किया गया, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर मिडिल क्लास का एक्सपेंशन हुआ, मिडिल क्लास बढ़ गया। आप अपने आसपास भी इस बात को देखते हैं कि मिडिल क्लास आज हमारे यहाँ बढ़ा है, जो पहले छोटा हुआ करता था। ग्लोबलाइजेशन ने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं और उसके साथ साथ ये जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ फैक्टर्स कंड्यूसिव हैं। और वो जो कंडीशंस हैं उनमें से एक है चीप लेबर, एक है फेवरेबल डेमोग्राफीज़, और तीसरा आप कह सकते हैं कि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, जिसकी वजह से यहाँ पर आर्थिक विकास का काम किया जा रहा है। आपके साथ मैं ये भी शेयर करूँगी कि इन देशों ने, जो 5 हमारे देश हैं, ये किस प्रकार विश्व की एक बड़ी जनसंख्या को, लगभग 40% जनसंख्या इनके पास रहती है। इनकी जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है विश्व की अर्थव्यवस्था में, ये लगभग 28% देते हैं। तो कई जगह पर हम देखते हैं कि ब्रिक्स देश महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। और यही देखते हुए आज जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ है, जिनको इसमें बैठक में इनवाइट नहीं किया जाता है क्योंकि वो उसके मेंबर नहीं हैं, तो वो देख रहे हैं ब्रिक्स की तरफ, जोहान्सबर्ग की तरफ बड़ी उम्मीद के साथ। और हमारे जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने तो ये भी कहा कि अगर उन्हें बुलाया जाएगा तो वो ज़रूर जाएंगे इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए। ब्रिक्स कंट्रीज़ के लिए ये कहा जाता था कि ये केवल इकोनॉमिक कारण से एक साथ जुटे हैं और ब्रिक्स एक इकोनॉमिक फोरम है। लेकिन ग्रेजुअली ये देखा गया कि दे हैव स्टार्टेड प्लेइंग अ पॉलिटिकल रोल ऑल्सो, एंड द रीज़न बीइंग दैट विद इकोनॉमिक ग्रोथ कम्स पॉलिटिकल पावर। और इसीलिए हम देखते हैं कि इन देशों ने विश्व की जो कई कठिन राजनीतिक घटनाएं हैं उनमें भी सहयोग करने का निर्णय लिया है। वो चाहे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए है, जो लीबिया, सीरिया, अफ़गानिस्तान, ईरान, इन देशों में नेगोशिएशन की बात आ रही हो,
या वहाँ पर किसी अन्य प्रकार की सहायता देने की बात आ रही हो। आईएमएफ में भी जो रिफॉर्म्स हैं उनमें भी ब्रिक्स कंट्रीज़ सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। एक बहुत बड़ी समस्या विश्व के सामने इलिसिट ड्रग्स की है, जो मादक द्रव्य हैं उनकी है। तो उसमें भी ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा सहायता प्रदान करने का काम किया जा रहा है। टेक्नोलॉजीज़ के विकास में, उनके एक्सचेंज में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में ब्रिक्स कंट्रीज़ ने कोशिश की है कि वे काम करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और साथ ही साथ ब्रिक्स कंट्रीज़ ने एक बैरियर फ्री ट्रेड जो एटमॉस्फेयर है उसको बनाने के लिए जो कंडीशंस फेवरेबल है उनको भी क्रिएट करने का काम किया है। अब आप जानना चाहेंगे कि ब्रिक्स कंट्रीज़ किन प्रिंसिपल्स के आधार पर काम करती हैं। तो ये प्रिंसिपल्स भी आप जान लें। पहली चीज़ तो ब्रिक्स जो कंट्रीज़ हैं वो यूएन चार्टर के बेसिस पर काम करते हैं और साथ ही साथ इंटरनेशनल लॉ को वे मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। और कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनको 2011 का जो एनुअल समिट था उसमें इन मेंबर कंट्रीज़ ने स्वीकार किया था। ये प्रिंसिपल्स क्या है? पहला है सॉलिडारिटी, यानी साथ काम करना, एकजुट होकर रहना, ओपननेस, खुलापन, ट्रांसपेरेंसी, प्रैग्मेटिज्म, जो नई चीज़ आ रही है उनके लिए ओपन होना, तार्किक होना, न्यूट्रलिटी रिगार्डिंग थर्ड पार्टीज, यानी तटस्थता की नीति को अपनाना, नॉन ब्लॉक नेचर विच वाज वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अभी भी गुटों में बटा हुआ था हमारा विश्व। तो नॉन ब्लॉक नेचर, किसी गुट में शामिल नहीं होना। ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो गाइड करते हैं ब्रिक्स का जो कंट्रीज़ हैं उनके फंक्शंस को। एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है जो ब्रिक्स कंट्रीज़ के लिए कहना चाहिए, और वो ये कि ये माना जा रहा है कि ये जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वो आगे आने वाले समय में इतना विकास कर लेंगी कि वे G7 में से G6 को पीछे छोड़ देंगी, अमेरिका के अलावा। तो G6 में कौन कौन से देश हैं? G6 के या G7 कहना अच्छा होगा, G7 के जो देश हैं वो अगर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में चलें तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम, ये 7 देश इसमें शामिल हैं। और जिसके लिए कहा जा रहा है कि ब्रिक्स जो कंट्रीज़ हैं वो जल्दी ही G6 को पीछे छोड़ देंगी। आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वो G20 की भी मेंबर हैं, और अभी ब्रिक्स की बैठक के बाद G20 की जो बैठकें भारत में एक वर्ष से चल रही हैं उसमें भाग लेने के लिए इन देशों के मेंबर्स शामिल होंगे। और बनारस में भी अभी G20 की जो कल्चरल मिनिस्टर्स की बैठक है वो होने वाली है। दिल्ली में again there is a meeting of G20 in which American President Joe Biden is expected to attend, and आपको मालूम ही होगा कि इसको देखते हुए 8 से 10 सितंबर के बीच में दिल्ली में छुट्टी घोषित कर दी गई है सभी स्कूलों में और कॉलेजेस में। इसके साथ आपको बताना चाहूँगी कि ब्रिक्स जो कंट्रीज़ हैं उनका अगर कंबाइंड एरिया देखा जाए तो इट इज़ अबाउट 3,97,46,220 किलोमीटर, और लगभग 3.21 बिलियन पॉपुलेशन विश्व की यहाँ पर रहती है, जो वही जो मैंने कहा आपसे कि लगभग 28% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड सरफेस
इसके पास है और 41% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो इसके पास है। और ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना ये वर्ल्ड की 10 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ में से हैं, और पॉपुलेशन वाइज भी, जीडीपी के अनुसार भी और एरिया के अनुसार भी। और इंडिया और चाइना जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, उम्मीद की जा रही है कि वो जल्दी ही विश्व की बड़ी शक्तियां बन जाएंगी। तो जो ब्रिक्स देश हैं, उन्होंने 2001 से 2023 के बीच में एक लंबा सफ़र तय किया है, और ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में उन्होंने अपनी बात को कहने के लिए जो मंच बनाया था उसका उन्होंने उपयोग किया है। और एक अच्छी बात ये है कि ये एक ज़्यादा इकोनॉमिक फोरम है, न कि पॉलिटिकल, और इसीलिए डिफरेंसेस होने के बावजूद, यानी पॉलिटिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद, इसमें जो शामिल देश हैं वो आपस में मिलकर काम कर पा रहे हों। इंडिया और चाइना की ही मैं बात कर रही हूँ कि अपने आपसी डिफरेंसेस होने के बाद भी इन्होंने समिट में दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया, और इस पर कुछ जो दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं, इस समिट से वो निकल कर आ रही हैं। तो 2023 की जो 15वीं समिट है उसमें आपको ये भी बताऊं कि अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई को इनवाइट किया गया है ब्लॉक को ज्वाइन करने के लिए, और जो फुल मेंबरशिप इफ़ेक्टिव होगी वो जनवरी 1 2024 से होगी। ब्रिक्स को बहुत आलोचना, क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा है, और उसके साथ साथ इसकी जो प्रशंसा है वो भी की गई है। किंतु अगर हम ब्रिक्स के मेंबर होने के नाते अब देखें तो हमें लगता है कि इस फोरम के वजह से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके सामने इन डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपनी बात को कहने का पूरा मौका मिल पाया। तो मुझे लगता है कि ब्रिक्स के बारे में आपको थोड़ी जानकारी हुई होगी, और अधिक जानकारी आपको पुस्तकों से मिल पाएगी। आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो किसी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ज़रूर इसके बारे में पढ़ना चाहिए। एक महत्वपूर्ण संस्था है, और उसके साथ ही संगठन है, और उसके साथ ही चूँकि अभी इसका समिट हो रहा है, जैसे G20 का समिट हो रहा है, तो इसके बारे में ज़रूर प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसी संभावना है। तो आप वर्ड फोकस पढ़ें, आप कंपटीशन मास्टर, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, इस तरीके के भी जर्नल्स को पढ़ें, निरंतर उसको प्रैक्टिस करें। उसमें जो आर्टिकल्स हैं उनको ध्यान से पढ़ें। उसमें ब्रिक्स से लेकर G20 तक आपको मिलेगा, G7 भी आपको मिलेगा। इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ये एक्रोनिम्स हैं और उनका फुल फॉर्म क्या है उसको भी ज़रूर जानें। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, कुछ जानकारी आपको इससे प्राप्त होगी, आपकी जो ज्ञान की पिपासा है वो जागृत होगी, और आप इसके बारे में और अधिक जानने की चेष्टा करेंगे। तो इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ, इस गुजारिश के साथ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, उनसे भी कहिए कि वो सब्सक्राइब करें। मुझे जब समय मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ, और आप उस इन्फॉर्मेशन से और आगे बढ़ सकें। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।